योगी आदित्यनाथ। सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा से माननीय जोशी जी ने प्रारंभ किया था। उस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। विदेश मंत्रालय एक अहम मंत्रालय है और ये अपेक्षा होती है कि हमारी विदेश नीति जहाँ अपने विचारों से जुड़े हुए सांस्कृतिक संबंधों को आसपास के क्षेत्र में मजबूती के साथ प्रस्तुत करें, वहीं अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता के माध्यम से विश्व धरातल पर हम अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज करें। यूपीए सरकार जो वैदेशिक नीति पिछले 6 वर्षों से हम लोग अनुभव कर रहे हैं, तो ये लगता है कि उन्होंने विदेश नीति को एक वैचारिक कल्पना तक केवल सीमित रखा है। आसपास के क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और इस देश के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है, उससे कभी नहीं लगता है कि यूपीए सरकार की वैदेशिक नीति एक संप्रभुता संपन्न और विश्व के उभरते हुए शक्तिशाली भारत की विदेश नीति है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उसका अवलोकन हम लोग करें तो कहीं नहीं लगता है कि यह सरकार अपने आसपास के जो पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं, जो सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उन सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं दिखाई देती है। महोदय, नेपाल हम सब का एक निकटतम पड़ोसी राष्ट्र रहा है, आज भी है। और नेपाल के बारे में कहते हैं कि शरीर 2 है लेकिन आत्मा दोनों के अंदर एक है। एक साझी सांस्कृतिक विरासत, एक साझी परंपरा, लेकिन उस सब के बावजूद आज नेपाल भारत से दूर क्यों? इस सरकार की विदेश नीति की विफलता है नेपाल का भारत से दूर होना। चीन को हस्तक्षेप करने का यह सरकार पूरा अवसर दे रही है। ये वही यूपीए सरकार है जिसने नेपाल के मूल चरित्र के साथ खिलवाड़ करके नेपाल के अंदर उन माओवादियों को, जिसका दंश आज भारत सर्वाधिक झेल रहा है, उन माओवादियों के हाथों में वहां की सत्ता सौंपी थी। वो माओवादी आज भी भारत को लगातार चुनौती दे रहे हैं। भारत के अंदर नक्सलवादियों को सीधे सीधे प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक संबंध भारत के नक्सलवादियों में और नेपाल के माओवादियों में है, लेकिन केवल इस बात की चिढ़ कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होने या हिंदू अधिराज्य के रूप में उसको इस बात की सजा दी जाए संभवतः, और अपना एक नया दुश्मन वहां आने के लिए प्रेरित किया जाए, नेपाल उसका एक उदाहरण हो सकता है। और 1751 किलोमीटर की सीमा भारत की नेपाल से लगी हुई है। उस सीमा की स्थिति बारूद के ढेर जैसी है, कभी भी सुलग जाए, कोई सुरक्षा की स्थिति नहीं।
दोनों की सीमाएं खुली हैं, लेकिन सरकार कभी भी उसे गंभीरता से नहीं ली। चीन लगातार वहां हस्तक्षेप कर रहा है। चीन को वहां पर अपनी हर प्रकार की गतिविधियों को चलाने की पूरी छूट वहां पर सरकार दे रही है, लेकिन अनुदान की मांगों में हम नेपाल के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ नेपाल को हर प्रकार की सहायता दे सकें, इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं। और केवल नेपाल ही नहीं, मुझे लगता है कि आज के दिन पर भूटान को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश भारत के साथ मजबूती के साथ नहीं जुड़ा है। उतने मधुर संबंध किसी भी देश के साथ नहीं है। भूटान की एक बहुत बड़ी व्यवस्था भूटान का भारत के द्वारा संचालित होती है। भूटान के अंदर उल्फा के जो कैंप थे एनडीए सरकार के समय, उन्हें नष्ट किया गया। एक शुरुआत हुई थी कि पड़ोसी देशों के अंदर जो कैंप्स चल रहे हैं आतंकवादियों की, उग्रवादियों के, इन्हें नष्ट किया जाए। भूटान तक वो सीमित रहा, बांग्लादेश ने समाप्त नहीं किए। नेपाल के अंदर नए नए कैंप्स प्रारंभ हो गए हैं। आज भारत के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों का एक नया केंद्र के रूप में नेपाल उभरा है। चाहे वह जाली करेंसी को भारत के अंदर लाने का मामला हो, चाहे वह चीन के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को भारतीय बाजार में लाने का मामला हो, चाहे वह मादक द्रव्यों की तस्करी का मामला हो, और चाहे इस देश के अंदर जिहादी आतंकवादियों को भारत के अंदर किसी भी स्थान पर पहुंचाने का मामला हो, भारत और नेपाल की इस खुली सीमा के माध्यम से तेजी के साथ भारत के अंदर घुस रहे हैं। कराची से काठमांडू, काठमांडू से भारत के अंदर किसी भी सीमा में कहीं भी घुस सकते हैं, और उनकी शरणस्थली भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो कुछ केंद्र उगे हुए हैं, जिनके प्रति आज भी सरकार मौन बनी हुई है, मूक बनी हुई है, उस जिहादी आतंकवादी केंद्रों में वे सीधे से शरण पाते हैं। लेकिन कभी भी उनको रोकने का कोई प्रयास न भारत सरकार ने किया, न नेपाल को उस बात के लिए दबाव बनाया गया कि नेपाल उसको रोके। कभी भी नहीं प्रयास हुआ। आज कौन से देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं? म्यांमार के साथ हम लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर उसके साथ पूरे संबंध अपने विच्छेद कर दिए, समाप्त कर दिए। तो चीन के पास चला गया। चीन तेजी के साथ वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। चीन ने वहां पर अपने केंद्र स्थापित किए हैं। चीन की सेना का पूरा हस्तक्षेप आज म्यांमार में है। बांग्लादेश में सरकार के आने जाने पर निर्भर करता है कि भारत के अंदर संबंध किस रूप में होने चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार हो, बांग्लादेश के अंदर की आतंकवादी कैंप आज तक समाप्त नहीं हुए। हुजी के कैंप समाप्त नहीं हुए, लश्कर तोयबा के कैंप वहां समाप्त नहीं हुए। जो बांग्लादेशी शरणार्थी लगभग 3.5 करोड़ की संख्या में भारत के अंदर रह रहे हैं, इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा सके, इस बारे में कभी मजबूती के साथ विदेश मंत्रालय मुद्दों को बांग्लादेश के सामने या बांग्लादेश को कभी भी इस बारे में उन्हें अवगत नहीं कराता कि अपने इन अनचाहे मेहमानों को वापस अपने देश में वापस ले जाओ। कभी भी इस बारे में नहीं रखा गया। श्रीलंका की स्थिति उसी प्रकार से श्रीलंका की स्थिति है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध आज से नहीं, रामायण काल से श्रीलंका के साथ हमारे संबंध है। लेकिन श्रीलंका ने जब लिट्टे के आतंकवादी मंसूबों को ध्वस्त करना चाहा तो उसने भारत से मदद नहीं मांगी। वो चीन की मदद के लिए लालायित था, वो पाकिस्तान से मदद के लिए लालायित था, लेकिन भारत से पूछता नहीं। आज श्रीलंका के अंदर हजारों की संख्या में तमिल भारतीय मूल की महिलाएं विधवा हैं। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पा रही, ईमानदारी से नहीं कर पा रही है। उसी प्रकार से पाकिस्तान और चीन, ये दो भारत के जग जाहिर दुश्मन हैं, और दुश्मन के रूप में इन्होंने हमेशा अपनी भूमिका को उसी रूप में निर्वाह भी किया है। लेकिन लगातार भारत के अंदर भारत को अस्थिर करने की पाकिस्तान और चीन की हर साजिशों को, हर उन गतिविधियों को नजरअंदाज करने का प्रयास यह सरकार कर रही है। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ यह सरकार उसके माध्यम से खिलवाड़ कर रही है। महोदय, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर भारत सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से उनके साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित कर सकता था। मैं थाईलैंड गया था। भारतीय मूल के बहुत लोग थाईलैंड में रहते हैं।
मुझे आश्चर्य हुआ, थाईलैंड के राजा आज भी अपने को राम के वंशज कहते हैं। हो सकता है इस सरकार को राम से परहेज हो, लेकिन मुझे लगता है कि राम के बगैर राष्ट्र नहीं चल सकता। लेकिन थाईलैंड के अंदर उन्होंने अपने जितने नेशनल हाईवे हैं उनको राम के नाम पर लिखा है। वहां के राजा ने अपना पूरा जो वहां उनका जो ग्रैंड पैलेस था उसको रामायण को उन्होंने डोनेट किया। पूरी रामायण की चौपाई से, रामायण के चित्रों से पूरा भवन भरा पड़ा है। थाईलैंड ने अपनी पुरानी जो राजधानी थी, जिसे वो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में आज भी मानते हैं, उसका नाम अयोध्या रखा। ये मान्यता भारत के प्रति है, उनका सम्मान का भाव। हम उसको जोड़ सकते थे उसके माध्यम से, लेकिन जोड़ा नहीं। कंबोडिया में महोदय अंकोर वाट का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, मुझे आश्चर्य हुआ। अंकोर वाट जो अंकोर कॉम्प्लेक्स है, हजारों मंदिर हैं वहां पर, और उन हजारों मंदिरों को वहां पर उन मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य हो सकता था। वहां पर भारत मदद देख करके एक सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से आत्मीय संबंध स्थापित कर सकती थी। हमें दुख हुआ कि जापान की मदद से बनने वाला मंदिर वहां पर तेजी के साथ बन रहा है। कोरिया की मदद से बनने वाले मंदिर वहां पर तेजी के साथ बन रहे हैं, लेकिन भारत की सहायता से बनने वाले मंदिरों की, उनके जीर्णोद्धार की जो स्थिति थी, अत्यंत दयनीय स्थिति में थी और महोदय अत्यंत खराब स्थिति थी। हम लोगों को यह सोच करके दुख हो रहा था कि जिसके लिए भारत को वहां पर मदद देनी चाहिए थी और अपने सांस्कृतिक संबंधों को यहां पर स्थापित किया जा सकता था, वह भारत सरकार उसके प्रति पूरी तरह निर्विज्ञ है। उसी प्रकार से मलेशिया में इसी सरकार के समय में तमिल मूल के, भारतीय मूल के तमाम नागरिकों पर अत्याचार हुए। उनके पुराने धर्मस्थल वहां पर तोड़े गए, उन्हें वहां पे अपमानित करके भगाने का प्रयास हुआ। सरकार मौन बनी रही। इस सरकार ने तब भी कुछ नहीं किया। मलेशिया के अंदर हम अपने संबंध स्थापित कर सकते थे, इंडोनेशिया के साथ संबंध स्थापित कर सकते थे, सिंगापुर के साथ उन सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकते थे। लेकिन हमारी वैदेशिक नीति की विफलता आज चीन को मजबूती के साथ उन देशों में हावी होने के लिए, हम यानी चीन वहां पर मजबूती के साथ हावी हो रही है, और इसलिए Honorable member, please conclude. There are a lot of speakers. महोदय, मैं 1 minute more, please. I will call another speaker, please. यह सरकार पूरी तरीके से वैदेशिक नीति के माध्यम से राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है, अमेरिका का पिछलग्गू बन करके। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस जो विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों में यहां पर कुछ बातें आई हैं। हज के नाम पर पैसा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा, इस देश के बहुत बड़ी संख्या में यात्री मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं। अगर हज सब्सिडी आप देते हैं हज यात्रियों के लिए, हज यात्रा के लिए आप उन्हें अनुदान देते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, उनके लिए स्पेशल टर्मिनल बनाए जाते हैं, तो मानसरोवर की यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो तीर्थयात्री जाना चाहते हैं, उन्हें यह सुविधा क्यों नहीं प्राप्त होती है? उनके लिए क्यों नहीं टर्मिनल प्राप्त होते हैं? उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकती हैं। दोहरे मानक, यह मुझे लगता है कि सीधे सीधे इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ खिलवाड़ है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से इस बात का आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर हज यात्रियों को आप अनुदान प्रदान करते हैं तो कैलाश मानसरोवर के साथ साथ इस देश के अंदर प्लीज कंक्लूड, यू मेड योर पॉइंट, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ साथ या फिर सिख बंधु जाते हैं, अभी बैसाखी के समय ननकाना साहिब में गए थे, उन लोगों को अनुदान क्यों नहीं प्राप्त होता है? वहां जाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि दोहरे मानक सरकार न बनाए और एक विदेश नीति की उपस्थिति मजबूती के साथ हो, उसमें यह दोहरापन किसी भी स्थिति में न प्रस्तुत हो। एक मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। दूसरा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के साथ गोरखपुर से काठमांडू जोड़ने के लिए इंडो नेपाल कनेक्टिविटी में यह तय हुआ था कि नेपाल को हम काठमांडू को गोरखपुर और लखनऊ के साथ जोड़ेंगे। एनडीए सरकार ने बात तय की थी, member please, उन बातों को आज भुला दिया गया, समाप्त कर दिया गया। Just a minute, मैं आपसे just a minute. There is a list of 15 members to speak, so I request you to be very brief, and those who want to lay their speech on the table, please may do so.
Please, I'm giving you half a minute. I'll call the next speaker. Please. बोलो। I've given you too much of time. Please. Just half a minute. Don't disturb him. You conclude. सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता था कि इंडो नेपाल कनेक्टिविटी में हम अपनी विकास की यात्रा को नेपाल तक लेके जाएं। उन देशों में जो गरीब हैं, जो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। जब एक आत्मा यानी दो शरीर लेकिन एक आत्मा की बात भारत और नेपाल के बारे में होती है और उसके बाद भी नेपाल भारत से दूर जा रहा है, इसके बारे में आप अवश्य विचार करें। और अभी जो सूचना आई थी कि नेपाल में एक बार पुनः माओवादियों को सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है, मेरा आपसे अनुरोध है। Shri Adhir Ranjan Chaudhary, please don't respect each other. Please go ahead. अवश्य हस्तक्षेप Nothing should go on record, please. क्योंकि नेपाल में अगर माओवादी सत्ता में आएंगे, Please, nothing should go on record, please. Sir, I rise to support the demand for grants under the control of Ministry of External Affairs and under the nothing demand is going number on record. 31. It is sought to defray Please, charges. honorable member, you should understand how to conduct the house. Please, please. In respect No, of not a minute more. I just Minister called of him. No, External please. Affairs. No, please. Nothing is going on record. Please, please. Nothing is going on record. Which is Please continue. 700 crores for plan expenditure and